गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम +1 केमिस्ट्री में हैं बच्चा। और +1 केमिस्ट्री के अंदर अगर बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है वेव नंबर एंड इट्स कैलकुलेशन। हम वेव नंबर को कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो अभी सामने आएगा। गाइज, इन आवर लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों से बात की थी कि किस तरह से स्पेक्ट्रम में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को पढ़ा। और बच्चा, इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हमें बताया गया था कि विद इन ए डिस्चार्ज ट्यूब इफ हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड देयर एंड वी अप्लाई द पोटेंशियल इन बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ दैट ट्यूब, देन इनफाइनाइट रेडिएशंस आर स्टार्ट टू बी एमिटेड। बहुत सारे अमाउंट में रेडिएशंस वहाँ पर जनरेट हुई। अगर वो जो रेडिएशन जनरेट हुई थी, इफ़ आउट ऑफ दीज रेडिएशन इफ़ एनी वन रेडिएशंस आर एनालाइज्ड थ्रू द प्रिज्म एंड ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, देन अ लॉट ऑफ रेडिएशंस आर फाउंड इनसाइड द बैंड। उस बैंड में बहुत सारी रेडिएशंस या लाइन्स आई। दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज ए एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद हमने क्या किया कि वो जो लाइन आई, उन लाइन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे एनालाइज किया। और गाइस, जब हमने उन लाइन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे एनालाइज किया तो हमारे पास बैंड ऑफ लाइट आए। उन बैंड्स ऑफ लाइट में से हमने उनको इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल जोन और अल्ट्रावायलेट 3 जोन के अंदर बांटा। इनमें से जो अल्ट्रावायलेट जोन के अंदर पहली रेडिएशंस आई उसको हमने लेमैन सीरीज़ का नाम दिया, फिर हमने बामर का नाम दिया, फिर हमने पास्टन का नाम दिया, फिर हमने ब्रैक्ट का नाम दिया और फिर हमने फंद का नाम दिया। तो ये सीरीज़ निकली बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम से। और ये जो बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम आया था ये हमारा कल निकल करके आया था गाइज एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में। उसके बाद बताया गया था कि व्हेनेवर वो जो लाइन स्पेक्ट्रम आए उनमें बोला गया था व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू एब्जॉर्ब द एनर्जी इन देयर सराउंडिंग देन दैट गेट बी मूव इन अपर एक्साइटेड स्टेट। वो ऊपर जाएंगे एंड एक्साइटेड स्टेट इज नॉट द फिक्स स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन का फिक्स स्टेट नहीं है। आफ्टर सम टाइम दे स्टार्ट टू लूज द एनर्जी इन देयर सराउंडिंग एंड स्टार्ट टू कम बैक। पहली बार जहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके जंप करते हैं दैट इज़ द प्राइमरी स्टेट, और N1 जहाँ जाएंगे दैट इज़ द N2, वो हमारा N2 है। तो गाइज, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमने आपको बोला था कि वेव नंबर, टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर एरिया, 1 सेंटीमीटर एरिया के अंदर या 1 मीटर एरिया के अंदर कितनी वेव्स प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए रिडबर्ग्स ने एक फॉर्मूला दे रखा है। बच्चा, न्यूमेरिकल पक्का आता है इसके ऊपर। रिडबर्ग्स ने एक फॉर्मूला दे रखा है, न्यू बार दैट इज द वेव नंबर इज इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, वेयर N1 एंड N2 आर द 2 डिफरेंट लेवल्स फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू जंप देयर। R रिडबर्ग्स कांस्टेंट है, R की वैल्यू 109677 सेंटीमीटर है। मीटर में लाएंगे तो आप इसके डेसिमल लगा करके पोजीशन को बदल देंगे। सबसे अच्छी बात को देखिएगा गाइज, लेमैन सीरीज के लिए अगर नाम दे दिया जा रहा है, न्यूमेरिकल्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर नाम दे दिया जा रहा है तो लेमैन के लिए N1 की वैल्यू 1 आएगी, फिक्स है। N1 तो 1 हो गया। N2 तो कह रहे गाइज N2 हमारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक। N1 तो चाहे आपको दे या ना दे, बट लेमैन का नाम दे दिया तो ऑब्वियसली N1 1 हो गया। और इनमें से कोई भी एक मिलेगा, आपको बताएगा, ऐसे मिलेगी स्टेटमेंट, इन केस ऑफ लेमैन सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप टू थर्ड। इसका मतलब बच्चा बाउंड हो गए आप। लेमैन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप टू थर्ड, दैट मीन्स N1 की वैल्यू तो 1 रखनी है और N2 की वैल्यू थर्ड पे आ जाएंगे। और अगर बोलता है कि इन केस ऑफ लेमैन सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप टू फिफ्थ, तो N1 तो 1 है, N2 की वैल्यू आपके पास फिफ्थ हो जाएगी। सेकंड, बामर सीरीज, बामर के लिए N1 की वैल्यू सेकंड और N2 की वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा, N2 की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आएगी। एक बार HAU में वेटी के अंदर, HAU में जो वेटनरी साइंस का जो एग्जाम्स होता है BVSC, उसके अंदर पूछा गया था ये कि बामर इन फॉर द बामर सीरीज द मिनिमम वैल्यू ऑफ N2 इज व्हाट।
तो MCQ में हम चेक करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 3 आएगी, इससे कम नहीं हो सकती। मतलब 1 2 3 4, तो 3 वाला आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा देखो बामर में N1 ही 2 है, तो N2 जो शुरू होगा जस्ट वो हमारा 3rd 4th 5th 6th 7th से शुरू होगा। तो प्लीज़ ध्यान रखें, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। पास्चन के लिए N1 की वैल्यू 3rd एंड N2 इज इक्वल टू 4 5 6 7 8। लाइक टू एज ब्रेक्ट के लिए N1 की वैल्यू 4 और N2 5 6 7 8 कुछ भी आएगा। इसी तरह से हमारे पास फंद है, P साइलेंट है यहाँ। फंद सीरीज N1 जो हमारे पास है वो 5 है, N1 ही 5th है, 5th एनर्जी लेवल के ऊपर जा रहे हैं, और N2 की वैल्यू 6 7 8 इनमें से कोई भी होगी। जनरली ये जो तीनों हैं पास्चन, ब्रेक्ट और फंद, इन तीनों को हाईली एनर्जेटिक सीरीज माना जाता है, क्योंकि पास्चन पर भी N की वैल्यू 3rd आ जाती है। 3rd में आकर के अगर हम बात करें तो हम ऐसा बोलते हैं 3S 3P और 3D, और D काफ़ी एनर्जेटिक हो जाता है हमारे पास, तो इसलिए यहाँ पर माना जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक बात को देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडबर्ग्स और बामर को कहीं ना कहीं, ये बामर है, L साइलेंट है, यहाँ पर भी बालमार नहीं बामर, ये कह रहे हैं बामर और रीडबर्ग्स का एक कोरिलेशन देखो। जब रीडबर्ग्स फॉर्मूला दिया गया, ये बहुत बाद में दिया गया था, जब रीडबर्ग्स फॉर्मूला दिया उससे पहले बामर ने 1885 में बामर ने अपनी अपनी सीरीज के लिए सेम रिलेशन बामर ने अपनी सीरीज के लिए लगा कर छोड़ रखा था। दैट मीन्स बामर ने रीडबर्ग से पहले काम किया, अपनी सीरीज यानी कि N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू 3 4 5 के लिए निकाल करके वेव नंबर और फॉर्मूला को पैक कर दिया। दैट मीन्स अगर आप मुझसे ये पूछे सर क्या बामर को नहीं लग रहा था कि ये फॉर्मूला सबके लिए लागू होगा, तो शायद ऐसी ही बात थी। रीडबर्ग्स ने इसी चीज़ को एक एनालाइज किया और रीडबर्ग्स ने अलाउ कर दिया कि दिस इज़ द फॉर्मूला विच इज़ वैलिड टू ऑल, और बाद में ये रीडबर्ग्स फॉर्मूला के नाम से ही आ गया। बट कभी कभी ये भी कहा जा सकता है कि राइट डाउन या विद द हेल्प ऑफ बामर फॉर्मूला ट्राई टू कैलकुलेट इट। तो याद रखना बामर में भी सेम फॉर्मूला लगेगा, बट कंडीशन ये है कि बामर सिर्फ 2 तक फॉलो कर रहा था। अब गाइस अगर एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक की तरफ आगे चले तो हमें 2 बातें बताई गई हैं। पहला बोला जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं आप लोगों को याद हो गया होगा। हमने बोला प्लम्स इन पड़ी जे थॉमसन से है, या सीड्स इन वाटरमेलन जे थॉमसन से है। उसके बाद थोड़े से आगे आए तो बोर आ गया हमारे पास। आज बीच में एक और याद दिला दूं मैं आपको, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी आया जो रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जाना जाता था। रदरफोर्ड मॉडल में भी एक पूरी डिटेल स्टडी की गई, वहाँ पर भी रोज़ टीचर बोलती थी, मैं भी बोल रहा हूँ दोबारा से, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द एटम विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, और पीछे से जवाब आता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। फिर बोला जा रहा है इफ़ यू आर बेंट विद स्मॉल एंगल, फिर जवाब आता है बिकॉज द सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आर प्रेजेंट देयर। फिर हम बोलते थे इफ़ यू आर बेंट विद लार्ज एंगल, फिर हमारे पास एक जवाब निकल करके आ रहा है इफ़ यू आर बेंट विद लार्ज एंगल इट मीन्स दे आर पास वेरी क्लोज टू सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। फिर बोला जा रहा था ए वेरी वेरी फ्यू आर मूव बैक ऑन द सेम पाथ। फिर हमारे को बताया जाता था बिकॉज द साइज ऑफ द सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर इज वेरी वेरी स्मॉल। तो गाइस इस तरह की स्टडी आप लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल में की। आज हमारे पास एक और साफ सुथरा सा मॉडल आ रहा है एंड दैट इज द बोर मॉडल। गाइस बोर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बोर बहुत समझदार बंदा था। 1913 के अंदर नील बोर ने ये मॉडल दिया, और बच्चा नील बोर ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द जनरल ओपिनियन ऑफ नील बोर, उन्होंने जे थॉमसन्स और रदरफोर्ड दोनों के मॉडल को, जे थॉमसन्स और रदरफोर्ड मॉडल दोनों को एनालाइज किया, और दोनों को एनालाइज करने के बाद उन्हें देखा कि आखिर किस जगह पर तो जे थॉमसन्स फेल हो रहे हैं और किस जगह पर रदरफोर्ड फेल हो रहे हैं। उन्होंने उन दोनों के फेलियर पॉइंट में इंप्रूव करके अपनी एक नई सजेशन दे दी, और लेटर ऑन ये सजेशन इतनी बेनिफिशियल हुई कि इसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हैंस एक्चुअली बोर मॉडल ऑफ एन एटम इज द परफेक्ट मॉडल ऑफ एन एटम। अब इस बोर मॉडल ऑफ एन एटम की अगर बात करें गाइस तो हमारे पास पहला पॉइंट निकल करके आता है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड इट। अब आप एक चीज़ देखो, रदरफोर्ड ने बताया कि सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर है, जे थॉमसन्स ने इस तरह की चीज़ों के बारे में कुछ बताया ही नहीं था,
बोर ने सबसे पहले अपना पहला पॉइंट ही यहीं से उठाया कि ईच एंड एवरी एटम हैव ए सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर एंड इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू रिवॉल्व अराउंड इट, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट ही यही बताया। उसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट बताया, each orbit and energy cell is associated with a fixed amount of energy, so this cell and orbit is called as stationary cell. That means यहाँ पर एक मॉडल दिखाने की कोशिश की गई है। That means ये हमारा न्यूक्लियस है बच्चा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ हम अगर बात करें, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस से एक प्रॉपर एनर्जी पर और एक प्रॉपर हाइट पर ही पहला एनर्जी सेल होगा, एक डेफिनेट पर सेकंड और थर्ड भी। दैट मीन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एनर्जी लेवल या KLMN, वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी के ऑर्बिट हैं। These are actually those circular path on which electrons will start to revolve. ये वो फिक्स एनर्जी लेवल है जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो देखो, पहली जो प्रॉब्लम जे थॉमसन की आई, जिसको रदरफोर्ड ने पूरा क्लियर नहीं कर पाया, बोर ने सबसे पहला यही एक थ्योरेटिकल पॉइंट दिया, ईच एंड एवरी एटम हैव ए सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज कोर। दूसरी सबसे बड़ी बात आ रही थी रदरफोर्ड के फेलियर की। रदरफोर्ड कांट कैपेबल टू डिस्टिंग्विश दैट either at what place electrons will start to revolve frequently. रदरफोर्ड ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन आखिर कहाँ घूमते हैं। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं एंड दे आर रिवॉल्व्स एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन एनर्जी। राइटर ने बता दिया अगर इलेक्ट्रॉन इतनी ऊंचाई पे है और अपनी एनर्जी से अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो पक्का भैया जैसे जैसे रिवॉल्व करेंगे खुद की एनर्जी कम होती जाएगी एंड अल्टीमेटली दे फॉल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और फिर तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाने चाहिए थे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स आया हुआ था। आज इन्होंने बता दिया कि अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से सपोज 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर पहला एनर्जी लेवल आता है, तो कह रहे हैं कि पहला एनर्जी लेवल हमेशा उतना ही रहेगा, सेकेंड एनर्जी लेवल सेकेंड पर्टिकुलर हाइट पे रहेगा, थर्ड पे रहेगा। तीसरे पॉइंट में उन्होंने इस बात को बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड, दैट इज इलेक्ट्रॉन हैव ए डेफिनेट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक खुद की डेफिनेट एनर्जी है। दैट मीन्स सपोज हमने एक स्टेयर्स बना रखी पैड़े, और बच्चा हमने स्टेयर्स को नंबर दे रखा है 2, 5, 10, इट मीन्स, और फिर हमारे पास यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, हमने उन बच्चों में से कुछ बच्चों को 2 रुपये दे रखे हैं, कुछ को 5 रुपये दे रखे हैं, कुछ को 10 रुपये। फिक्स है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। 2 नंबर वाले पेड़े के ऊपर वो बच्चा जाकर के खड़ा होगा जिनकी पॉकेट में 2 रुपये, 5 वाले पर वो जाएंगे जिनके पास 5 रुपये हैं, और 10 वाले पे वो जाएंगे जिस पे 10 रुपये। थिएटर में जो मूवी देखते थे पुराने टाइम में, उसमें भी यही रहता था, सबसे आगे की सीट 10 रुपये की, फिर 20 रुपये की, और सबसे पीछे बालकनी में 100 रुपीज़ की। तो गाइस आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हैव ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास कम एनर्जी है दे रिवॉल्व्स नियर द न्यूक्लियस, जिनके पास ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी दे विल स्टार्ट टू मूव अप एंड अप, और वो ऊपर जाते जाएंगे। हेंस दे कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटाइज्ड। उन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स क्वांटाइज्ड है। फोर्थ पॉइंट अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकते हैं, बट फिलहाल एक बार याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। बच्चा आगे जाकर के हम इस बात को ओपन भी करेंगे, क्योंकि फिजिक्स की 5th यूनिट में एंगुलर मोमेंटम आता है। जब तक वहाँ एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ पाएंगे आप यहाँ नहीं समझ पाएंगे। एंगुलर मोमेंटम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेज, वैसे मोमेंटम सुनो, क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेज बाय ए बॉडी ऑन ए स्ट्रेट पाथ, वो मोमेंटम है। और एंगुलर मोमेंटम का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेज बाय ए बॉडी ऑन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पर बॉडी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन अडॉप्ट करती है वो एंगुलर मोमेंटम है। तो कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो हमारा h/2 पाई आएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई आ जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है mvr, हेंस mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। ये फॉर्मूला लगाएंगे। और गाइज उसके बाद 5th है हमारे पास इस मॉडल का लास्ट पॉइंट, कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी जगह पर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की आएगी दैट इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर me4 अपॉन n² h²। ये फॉर्मूला फिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान रखें। एनर्जी को नेगेटिव इसलिए लिखा गया है बिकॉज मैंने अभी बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स लाइक एज। जब भी किसी जगह से आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे,
डेफिनेटली द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू लूज द एनर्जी, पक्का इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा। इट मीन्स एनर्जी मूव आउट फ्रॉम द सिस्टम। और हमें सिखाया गया था एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी विल स्टार्ट टू लिबरेट, तो सिस्टम एक्सोथर्मिक हो जाता है और वो एनर्जी बाहर आएगी तो नेगेटिव रहेगी। 2 न्यूमेरिकल वैल्यू, पाई न्यूमेरिकल वैल्यू, m बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e बी द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और नीचे n नंबर है कौन सी सेल्स के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, एंड h विद द प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये यूनिट लगती है। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड प्लैंक्स कांस्टेंट की है। तो आई होप गाइज आपको बोर मॉडल के बारे में पता चल गया होगा। अगर कभी कभी हमें ऐसा सोचते हैं जे थॉमसन्स में ऐसे राउंड करेंगे, रदरफोर्ड में वो राउंड करके रेज निकालेंगे, तो हम सोचते हैं कि बोर मॉडल का डायग्राम क्या होगा। तो गाइज बोर मॉडल में तो सिंपल बता रखा है, सेंटर में न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ ये चीज़ें रिवॉल्व करती हैं। पॉइंट देने आपको, एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके, हो गया।